हेलो दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कंप्लीट प्रोसीजर और उसके सभी प्रोसेस और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। हेलो दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक स्टेराइल प्रोसीजर है, जिसमें कि ब्लड को हम अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं आईवी के द्वारा, जिसमें कि ब्लड का कंपोनेंट डाला जाता है, जिसमें कि प्लाज्मा, जिसमें कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, जिसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं, और सेल्स, ब्लड का जो सेल्स होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों अलग अलग भी आते हैं और तीनों होल ब्लड सेल जो होता है उसमें तीनों एक ही साथ में रहता है। इसका इंडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन ये हम कब कब करते हैं, तो सबसे पहला एनीमिया, जब हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन पूरा कम हो जाए, हेमरेज में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसमें ब्लड का जो साइज होता है वो सी टाइप का हो जाता है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया घट जाता है और वह कंप्लीट ऑक्सीजन का, जिसमें कि वह कंप्लीट ऑक्सीजन का परफ्यूजन नहीं कर पाता है। दूसरा थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारा बॉडी जो होता है, बोन मेरो, वह हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं करता है। तीसरा हेमरेज, वो बता ही दिया। और लार्ज सर्जरी, जिसमें कि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है ऑन्कोलॉजी के सर्जरी में और पोस्टमार्टम हेमरेज में, ऐसे सिचुएशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, हम ब्लड डोनेशन, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। पहला है डिजाइनेटेड डोनर, पर्सन हैविंग विश टू डोनेट। इसका मतलब हो गया कि जो ह्यूमन अपने इच्छा से देना चाहता है, जो कि आप कैंप में देखते होंगे, ब्लड कैंप जो लगता है, डोनेशन कैंप लगता है, उसमें आप देखते होंगे, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। दूसरा है ऑटोलोगस डोनर, जिसमें कि हमारा हेमोग्लोबिन 15 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो हम खुद से अपना जो सर्जरी होता है, हमारा अपना जो सर्जरी होगा किसी चीज़ का, उससे पहले हम अपना ब्लड खुद डोनेट कर लेते हैं और बाद में सर्जरी के बाद फिर से हम उसी को ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। तीसरा ब्लड सेल्वेज, ड्यूरिंग लार्ज सर्जरी सो मच ब्लड लॉसेस जॉइंट कैविटीज, ब्लड इज प्यूरिफाइड एंड यूज इन दिस पेशेंट। इस ब्लड सेल्वेज का मतलब होता है कि जब भी कोई बड़ा प्रोसीजर होता है, सर्जरी होता है, तो उसमें हमारा ब्लड जो हेमरेज के रूप में जो बाहर आता है, और जो सेल्वेज मतलब जो बेड पे रह जाए या नीचे ग्राउंड पे गिर जाए, उसी को प्यूरिफाई करके फिर से हम अपने ब्लड में यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, जिसका मोस्ट कॉमन जो ओ निगेटिव ब्लड में होता है, जो कि जल्दी नहीं अवेलेबल हो पाता है, उसे कंडीशन में यूज करते हैं। चौथा जबोआ ग्रुप, जबोआ ग्रुप एक धर्म, और जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह से एक जबोआ ग्रुप होता है, रिलीजन होता है, जिसमें कि नो डोनेशन ऑफ ब्लड, नॉट रिसीविंग ब्लड फ्रॉम एनी बॉडी, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ऑलवेज टेक कंसेंट फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव्स। यह एक ऐसा समुदाय है जिसमें कि ना तो किसी को ब्लड देते हैं और ना ही किसी को ब्लड देते हैं, ठीक है ना। इसमें ना किसी से हम रिसीव करते हैं, ना किसी को ब्लड देते हैं। तो इसमें हमारा नर्स का जो सबसे पहला काम होता है, उसमें कंसेंट ले लेना है पेशेंट से और उसके रिलेटिव्स से। उसका ब्लड कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन सा कंपोनेंट को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। सबसे पहला है होल ब्लड। होल ब्लड में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सारा चीज़ आ जाता है, जो कि एक जो बैग, उसका ब्लड बैग जो आता है, उसमें 350 से 400 ml ब्लड रहता है, जिसे स्टोर -2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। दूसरा है पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल। इसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल होता है, जो कि ब्लड बैग में 400 ml में आता है। तीसरा है डब्ल्यूबीसी, और चौथा है प्लेटलेट। प्लेटलेट एक अलग से करते हैं, ठीक ना, जिसमें कि रैंडम डोनर प्लेटलेट होता है और सिंगल डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर प्लेटलेट में 4-5 ह्यूमन से ले करके अलग अलग, क्योंकि प्लेटलेट में कोई भी एंटीजन और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ब्लड ग्रुप उसमें प्लेटलेट में नहीं होता है, इसलिए 4-5 लोगों से ले करके जमा करते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट में। और सिंगल डोनर प्लेटलेट में केवल एक ही ह्यूमन का और एक ही किसी भी डोनर का उसमें
प्लेटलेट रहता है किसी भी ह्यूमन का। और इसमें पाँचवा हो जाता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें कि आपका क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ गए। रैंडम डोनर प्लेटलेट 4 से 5 यूनिट जब ट्रांसफ्यूज करेंगे, और सिंगल डोनर प्लेटलेट जिसमें कि केवल एक ह्यूमन का प्लेटलेट होगा, वन सिंगल, तो दोनों जब ट्रांसफ्यूज करेंगे तो दोनों का इक्वल मात्रा रहेगा। ठीक ना, या जब दोनों ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारे बॉडी में इक्वल मात्रा में प्लेटलेट इंक्रीज करेगा। जैसे कि रैंडम डोनर प्लेटलेट जब 4 से 5 यूनिट ट्रांसफ्यूज करेंगे और सिंगल डोनर प्लेटलेट एक यूनिट ट्रांसफ्यूज करेंगे, लेकिन दोनों इक्वल मात्रा में इंक्रीज होगा। रैंडम डोनर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज्ड हाउ मच प्लेटलेट इंक्रीज, जब 4 से 5 यूनिट आरडीपी ट्रांसफ्यूज करेंगे तो मात्र 4 से 5,000 प्लेटलेट इंक्रीज करेगा। और सिंगल डोनर प्लेटलेट जब 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करेंगे तो 25 से 30,000 पर यूनिट इंक्रीज करेगा। ब्लड प्रिजर्वेटिव्स, जब कोई भी ब्लड डोनेट करता है तो उसे ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, और वह जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है ताकि कोई भी आरबीसी डेड ना हो, कोई भी डब्ल्यूबीसी डेड ना हो। तो क्योंकि हमारे बॉडी में उसको खाना मिलते रहता है, लेकिन जो ब्लड बैंक बैग में कर देते हैं तो वहाँ पे उसको अपना खाना नहीं रहता है, बाहर से हम लोग खाना दे करके उसमें पैक करते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है CPD जो कि प्रिजर्वेटिव है। C से साइट्रेट हो गया, P से फॉस्फेट हो गया, D से डेस्ट्रोज हो गया एनर्जी। CPD जब उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो 21 डेज तक ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर रखेंगे तो वह सारा आरबीसी डेड हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई हमको बेनिफिट नहीं होगा। साइट्रेट जो कि कैल्शियम बाइंडर है, यह जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम रहता है उसे बाइंड करके रखता है, ताकि कैल्शियम एक कोगुलेशन का काम करता है, तो इसलिए कैल्शियम को बाइंड कर लेता है और ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता है। फॉस्फेट ये भी कोगुलेशन का काम करता है, इसलिए ये कोगुलेशन से प्रिवेंट करता है। और डेस्ट्रोज ये तो एनर्जी देते हैं ताकि हमारा आरबीसी जिंदा रहे। और दूसरा CPD है, दूसरा है CPDA, जिसमें कि CPD तो हमने पढ़ाई, साइट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज। साइट्रेट कैल्शियम को बाइंड करके रखता है तो कोगुलेट नहीं होने देता है, फॉस्फेट भी कोगुलेट नहीं होने देता है, डेक्सट्रोज एनर्जी का काम करता है, और एडिनिन एडिशनल एनर्जी में आता है जो कि डेक्सट्रोज के रूप में ही देते हैं एडिनिन, जिससे CPDA में 35 डेज तक ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं। और तीसरा आता है SAGM, जिसमें S से सेलाइन, एडिनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल, इसमें 42 डेज तक ब्लड स्टोर करके रखते हैं। और क्रायोप्रेसिपिटेट जो कि प्लाज्मा में रहता है, अगर ये 42 दिन तक ब्लड अगर हो गया और वो हम यूज नहीं कर पाए तो उसे फैक्टर 8 और फैक्टर 1 को निकाल लेते हैं और उसे 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। क्रायोप्रेसिपिटेट जो कि कोगुलेशन फैक्टर है, उसे ब्लड से निकाल लेते हैं और उसे 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक ना। 1 पिंट ब्लड में 350 ml होता है। ऐसा इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि हमारा जो स्प्लीन जो होता है उसमें 350 ml ब्लड वह स्टोर करके रखता है। और 1 पिंट फ्लूइड 500 ml होता है, जो कि जैसे NSRL का जो फ्लूइड का जो बोतल होता है वो 500 ml का होता है, उसे 1 पिंट फ्लूइड कहते हैं। 1 पिंट ब्लड में 350 ml होता है। ठीक ना। और देखिए RDP और SDP मंत्र से यहाँ भी समझाया हुआ है। RDP में 3 से 4-5 लोगों को मिला करके एक RDP बनाया गया था, जिसमें कि किसी से 15 ml प्लेटलेट था, किसी में 20 ml पर, किसी से 20 ml लिया गया था, किसी से 30 ml लिया गया था प्लेटलेट। और सिंगल डोनर प्लेटलेट जो था, जो केवल एक ह्यूमन से लिया गया था, उसमें पूरा कंप्लीट 150 ml प्लेटलेट केवल एक ह्यूमन से लिया गया था। उसका टाइमिंग फॉर इन्फ्यूजन, रैंडम डोनर प्लेटलेट जो है उसमें तो कम बढ़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वह 10 से 15 मिनट में उसे ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और सिंगल डोनर प्लेटलेट जो है उसे 30 से 45 मिनट में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। उसका टाइमिंग है ये, इतना टाइम में ट्रांसफ्यूज
कर देना चाहिए। और PRBC और होल ब्लड जो है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, PRBC हो या होल ब्लड हो, उसका टाइमिंग 2 से 6 आवर का होता है। मतलब 2 घंटा से 6 घंटे के बीच में ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जो 350 ml और 400 ml का बैग आता है, ठीक ना। अगर 2 घंटे से पहले अगर करेंगे तो फ्लूइड ओवरलोड होने का चांस रहेगा। 6 घंटे से ज़्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में हो गया तो सेप्टिसिमिया होने का चांस रहेगा, क्योंकि वह जब इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर तक रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया अटैक करेगा और वह हमारे बॉडी में इंटर करेगा। जब हम कोई भी हेमरेज में अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से पता करेंगे ताकि उसका जो ऊजिंग ऑफ ब्लड था वो बंद हो गया है, जो हमारा ब्लड बह रहा था हेमरेज में वह बंद हो जाएगा। तो इससे समझ जाएंगे कि प्लेटलेट जो हमने ट्रांसफ्यूज किया है वो हमारा काम कर रहा है। PRBC पैक्ड रेड ब्लड सेल 1 यूनिट जब ट्रांसफ्यूज करते हैं तो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। पैक्ड रेड ब्लड सेल जब 1 ग्राम हेमोग्लोबिन उसमें बढ़ता है और 3% हेमोग्लोबिन उसमें इंक्रीज होता है, ठीक। अगर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है तो हेमेटोक्रिट 45% होगा, मतलब हेमोग्लोबिन का 3 गुना हेमेटोक्रिट होता है। मिनिमम 4 आवर्स गैप नीडेड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू चेक हेमोग्लोबिन जब हम चेक करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कम से कम 4 घंटे का गैप उसमें होना चाहिए, ताकि वो जितना भी ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज किया है वो सारा ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज किया है वो सारा ब्लड हमारे बॉडी में ठीक से डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद हम हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, 4 घंटे के बाद चेक करते हैं। और ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम था वो 2 से 6 घंटे के बीच में है, 2 घंटे से कम में नहीं करना है और 6 घंटे से बाद में नहीं करना है। आगे हम लोग इसका पूरा प्रोसीजर भी समझेंगे, मतलब पूरा प्रोसीजर जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है प्रोसीजर, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं तो उसमें किस तरह का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, लेस देन 2 आवर्स ब्लड ट्रांसफ्यूज स्पीड इज फास्ट। मतलब हो गया कि 2 घंटे से पहले जो हम बताए थे कि 2 घंटे से 6 घंटे के बीच में करना चाहिए, तो 2 घंटे से अगर फास्ट हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो उसमें फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा फ्लूइड हो गया, हमारे बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाता है। जिस फास्ट में हम फ्लूइड ब्लड को दे रहे हैं उससे बॉडी फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी को समझ में नहीं आ पाता है इतना अचानक से कहाँ से आ गया और वो कंपनसेट नहीं कर पाता है। इसी को फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बस हमारा बॉडी कंपनसेट नहीं कर पा रहा है अचानक से उतने फ्लूइड को, इसलिए फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है। जिसका साइन एंड सिम्टम, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड का साइन एंड सिम्टम बाउंडिंग पल्स +4, जो हम पल्स फील करेंगे तो उसमें बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा, मतलब फुल पल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। टेकिकार्डिया जिसमें कि हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन BP बढ़ा हुआ रहेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो कि नेक पे प्रेजेंट होता है, नेक पे कैरोटिड आर्टरी के साइड में जो जुगुलर वेन होता है वो हमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्रैकल साउंड लंग्स में, जब हम डायरेक्ट अचानक से फ्लूइड जाएगा तो वो लंग्स के निचले हिस्से में लोअर लोब में कलेक्ट हो जाएगा, उसको एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा जिसके कारण से क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगा। डिस्पनिया मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। हेपेटोमीगेली स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमीगेली मीन्स लीवर का जो साइज है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि अचानक से जब हम ब्लड दिए हैं तो उसमें तो आयरन प्रेजेंट रहता है, तो इतना ज़्यादा आयरन जाएगा तो हमारा जो लीवर है उसे मेटाबोलाइज सही से नहीं कर पाएगा, जिससे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। हेपेटोमीगेली स्प्लीनोमीगेली, स्प्लीन जहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, जहाँ हमारा सारा RBC डिस्ट्रॉय होता है, उस स्प्लीन का भी साइज बड़ा देखने को मिलेगा। और इसका मैनेजमेंट है स्टॉप BT तुरंत। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है तो सबसे पहला उसका मैनेजमेंट है स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो उसका सबसे पहला आंसर होगा स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद उसमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा था तो उसमें पोजीशन देंगे फॉलोअर्स
हाई फोल्डर्स, मतलब सीधा बैठा देंगे और आधा डिक्लाइन 45 डिग्री पे उसको फोल्डर्स पोजीशन कहते हैं। ठीक है, 45 पे करेंगे तो फोल्डर्स पोजीशन हो जाएगा, 90 पे करेंगे तो हाई फोल्डर्स हो जाएगा। पोजीशन देंगे क्योंकि उसमें सांस लेने में दिक्कत होता है। ड्रग देंगे डाययूरेटिक, इंजेक्शन लेसिक देंगे 20 mg, ताकि जो भी है फ्लूइड वो बाहर चले, जो लंग्स में कलेक्ट हो गया है वो बाहर चले आए। ब्रोंको डायलेटर देंगे, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, साल्बुटामोल। बाईपेप और सीपेप मशीन यूज कर सकते हैं अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल गया तो। दूसरा हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू कैल्शियम का हमारे ब्लड में 8.6 to 11 mg/dl रहता है। इसका हाइपोकैल्सीमिया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हमने CPD साइट्रेट दिया था प्रिजर्वेटिव, उसमें जो साइट्रेट है वह कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम है उसको भी बाइंड कर लेगा उससे, और उससे आउट हो जाएगा, शरीर के हमारे बाहर चला जाएगा बाइंड करके यूरिन के द्वारा। ठीक है, जिससे कि कैल्शियम कम हो जाएगा। अगर 2 से 3 यूनिट होल ब्लड अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 एम्पुल भी देना पड़ जाता है। इसका मैनेजमेंट है, अगर 2 से 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 एम्पुल दे देते हैं ताकि हाइपोकैल्सीमिया देखने को ना मिले। अगर 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें जो साइट्रेट के कारण हमारा हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, जिसका साइन सिम्टम ट्रीमर्स देखने को मिल सकता है, टिटेनी चोभिस्टिक साइन और ट्रोजियो साइन। टिटेनी का मतलब जो हमारा जो मसल्स है उसमें क्रैम्प देखने को मिल सकता है, हार्डनेस देखने को मिल सकता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी, हाइपर हो जाता है मसल्स। चोभिस्टिक साइन में जो हमारा फेशियल मसल्स है, क्रेनियल मसल्स जो है 7 नंबर का फेशियल मसल्स है, उसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलता है। जब हम फेस को टच करेंगे तो अचानक से पूरा मसल्स एक साइड हो जाएगा। और ट्रोजियो साइन जिसमें कि जब हम अपने उसके जिसमें हाइपोक्लेसीमिया देखने को मिल रहा है उसके हाथ पे जब BP कफ को अप्लाई करेंगे और जो उसका सिस्टोलिक प्रेशर है, जैसे 120 उसका सिस्टोलिक प्रेशर है, अगर 20 इंक्रीज करके 140 पे 2 मिनट के लिए वेट करेंगे तो उसमें ये जो हाथ है उसमें फ्लेक्स और ओम की तरह देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसे हाइपोक्लेसीमिया का साइन कहते हैं, जिसे ट्रोजियो साइन। और चोभिस्टिक साइन में हमारे फेस पे टेप करने पे उसमें यूनिलेटरल मसल्स एक साइड देखने को मिलेगा, जिसे चोभिस्टिक साइन कहते हैं। इसका मैनेजमेंट होता है, ओरल कैल्शियम इंटेक बढ़ा देंगे, जिसमें कि चीज़ रागी आता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आता है, पनीर आता है। और ज़्यादा अगर हमें कॉम्प्लिकेशन हो, ज़्यादा इमरजेंसी है तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं। 1 एम्पुल प्लस 100 ml NS में डाइल्यूट करके दे सकते हैं, नहीं तो 1 एम्पुल प्लस 10 ml NS में, 1 एम्पुल 10 mg का आता है, 10 ml NS लेंगे और 10 मिनट में उसे देंगे। 10 मिनट से पहले नहीं देना है, नहीं तो और हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है उसमें, इसलिए 10 मिनट में देना है उसको। 10 mg 10 ml 10 मिनट में देना है। 10-10-10 का रूल इसमें फॉलो होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हाइपरकैलीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है जब सेल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 100 to 110 पोटेशियम पाया जाता है सेल के अंदर, तो RBC के अंदर भी पाया जाएगा पोटेशियम, और हमारे ब्लड में 3.5 to 5.1 पोटेशियम पाया जाता है। तो जब हमारा RBC जब स्टोरेज क्या हुआ था तो वहाँ तो RBC टूट रहा था, तो उससे पोटेशियम रिलीज हो रहा था। तो जब वह हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारे ब्लड में, बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रांसफ्यूज किए तो सारा पोटेशियम हमारे बॉडी में चला गया, तो हाइपरकैलीमिया देखने को मिलेगा। RBC कंटेन हाई पोटेशियम इनसाइड देम। ठीक, हेमोलाइसिस के कारण ओल्ड ब्लड था इसलिए, और IV कैनुला एक कारण होता है। IV कैनुला का साइज वेरिएशन। IV कैनुला अगर हम 20 गज का ले लिए हैं, 22, 24, 26 का ले लिए हैं, तो उसमें RBC का जो साइज होता है वो सही से पास नहीं हो पाता, इसलिए उसमें हेमोलाइसिस होता है, जिसके कारण से हम लोग 18 गज का कैनुला, ग्रीन कैनुला यूज करते हैं।
ठीक है कि 18 गज का ग्रीन कैनुला यूज़ करते हैं, 20, 22, 24 ये सब यूज नहीं करते हैं, जिससे आरबीसी का साइज उसके कैनुला से पास नहीं हो पाएगा और हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। हाइपरकेलेमिया का साइन एंड सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। ईसीजी चेंजेज, यह बहुत खास क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो ईसीजी चेंजेज का क्वेश्चन आता ही आता है। हाइपरकेलेमिया में जब केलीमिया होता है तो हमारा जो मसल्स होता है वो काम करना स्लो कर देता है, तो स्लो जब कर देता है तो हमारा हार्ट भी स्लो हो जाएगा, तो उसे फ्लैट पी वेव हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलोंग हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलोंग, क्यू आर एस वाइडन हो जाएगा, मतलब जब हार्ट स्लो होगा तो क्यू आर एस भी, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स वाइडन हो जाएगा और टी लंबा हो जाएगा, टी वेव लंबा हो जाएगा, क्योंकि टी वेव रिलैक्स मोड में, क्योंकि हार्ट स्लो हो गया तो रिलैक्सेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसलिए फ्लैट पी वेव, पी आर इंटरवल प्रोलोंग देखने को मिलेगा, क्यू आर एस वाइडन हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, यह इंजेक्शन कैल्शियम 1 एम्पुल प्लस 10 ml NS प्लस 10 मिनट में देना है। यह इसका ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, यह इसका प्राइमरी मैनेजमेंट है, क्योंकि जब हमारा हार्ट स्लो हो गया है तो उसे हार्ट को कैल्शियम दे करके उसके कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि सही से ब्लड पंप कर सके। यह इसका ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। दूसरा हाइपरकेलेमिया का ट्रीटमेंट में आता है इंजेक्शन D25 डेक्सट्रोज 25%, जो कि 100 ml का आता है, उसमें 8 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन डाल देंगे, ठीक, जिससे कि इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में जाएगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर, जो ब्लड में पोटेशियम है उसको इंट्रा सेलुलर सेल में भेजने का काम करेगा। प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इनटू इंट्रा सेलुलर ब्लड टू इनसाइड सेल्स में भेजने का काम करेगा, जिससे ब्लड में पोटेशियम कम हो जाएगा। इस डेक्सट्रोज इसलिए देते हैं क्योंकि इंसुलिन अगर दे देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल जाएगा, इसलिए दोनों को डेक्सट्रोज 25% देते हैं ताकि दोनों मैनेज हो जाए, ठीक है। के बाइंड सचेट देते हैं, न्यूबुलाइजेशन करते हैं, इसका भी काम वही है, न्यूबुलाइजेशन। के बाइंड सचेट देते हैं ताकि जो हम जो खाना खा रहे हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा और हेमोडायलिसिस के द्वारा कम कर सकते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो चौथा कॉम्प्लिकेशन है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड में जब हम फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो फास्ट करेंगे, और मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हम 3 से 4 यूनिट जब ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसमें मेसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलेगा, और उससे जो हमारा आयरन का जो लेवल है वह बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंक्रीज 2.5 mg पर DL, 2.5 mg पर DL से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका साइन एंड सिम्टम नोजिया एंड वोमिटिंग है, जिसे हेमोसिडेरोसिस कहते हैं, हेमोसिडेरोसिस। इंक्रीज आयरन लेवल इन टिश्यू, जब टिश्यू में हमारा आयरन लेवल बढ़ जाता है तो उसे हेमोसिडेरोसिस कहते हैं। और जब आयरन टॉक्सिसिटी के कारण जब ऑर्गेन फेलियर हो जाता है, जैसे कि हेपेटोमोग्लोबिन सबसे पहले लीवर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन को लीवर ही मेटाबोलाइज करता है, तो उसे हेमेटोक्रोमेटोसिस कहते हैं, हेमेटोक्रोमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। जिसका मैनेजमेंट इंजेक्शन डिफ्रोक्सामिन होता है, इंजेक्शन डिफ्रोक्सामिन होता है। पांचवा कॉम्प्लिकेशन सेप्टिसिमिया देखने को मिलता है, जिसे बैक्टीरियमिया भी कहते हैं। और जब 4 या 6 घंटे से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में लग जाए तो वह हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, जो हमारे बॉडी में जाएगा और सेप्टिसिमिया काउज करेगा, जिसका साइन सिम्टम फीवर होता है, WBC इंक्रीज हो जाएगा, 11,000 से ज़्यादा हो जाएगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसका मैनेजमेंट होता है एंटीबायोटिक। जाहिर सी बात है जब सेप्टिसिमिया है, बैक्टीरियमिया है, तो उसमें एंटीबायोटिक ही यूज़ करेंगे। जिसको प्रिवेंट करने के लिए फॉलो एसेप्टिक प्रिकॉशन, मतलब एक तो कारण हमने बताया कि ज़्यादा देर तक ट्रांसफ्यूज करने के कारण हो रहा है, दूसरा कि हम जब ट्रांसफ्यूज कर कैनुला लगा रहे थे और कोई भी प्रोसीजर जैसे IV सेट उसमें यूज़ कर रहे थे तो वह एसेप्टिक प्रोसीजर के प्रिकॉशन नहीं फॉलो किए हैं, ग्लव्स नहीं फॉलो किए हैं, तो बैक्टीरिया जाने का चांस रहेगा, ठीक है। तो फॉलो एसेप्टिक प्रिकॉशन करना है। और डायग्नोसिस तो इसका ब्लड कल्चर होता है, ब्लड कल्चर के द्वारा ही कोई भी बैक्टीरिया को जानने के लिए ब्लड कल्चर का ही यूज़ किया जाता है।
छठा कॉम्प्लिकेशन हेमोलाइटिक रिएक्शन होता है। इसके बारे में और कभी ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ेंगे और पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे हाइपरबिलिरुबिनिया और जॉन्डिस पढ़ेंगे। ठीक है। हेमोलाइटिक रिएक्शन, जब हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है उस ब्लड को, ठीक है, उस ब्लड में जो एंटीजन रहता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम कोई और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए हैं, जिससे ए पॉजिटिव था और बी पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज कर दिए हैं, तो बी पॉजिटिव का जो एंटीजन है और ए पॉजिटिव का एंटीजन है वो दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए वो रिएक्ट करेगा और हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। इमीडिएट अगर हेमोलाइटिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रिएक्शन है, तो उसमें चिल्स, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, हेमेचूरिया, बैक पेन देखने को मिलेगा। स्वेटिंग, टेकिकार्डिया ये और चिल्स ये आप तुरंत एकदम डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट को बिना देखे हुए, ठीक ना। आप सामने में है, आप नर्सिंग स्टाफ है, सामने में ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो वहीं पे आप इसे तुरंत डायग्नोस कर सकते हैं। फीवर और जॉन्डिस, इसमें तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन चिल्स, टेकिकार्डिया और स्वेटिंग तो तुरंत एकदम डायग्नोस किया जाए, इमीडिएट डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक ना। और ये डिलेड आफ्टर 24 आवर्स के बाद अगर रिएक्शन देखने को मिलेगा तो उसमें फीवर और जॉन्डिस देखने को मिलेंगे। जॉन्डिस हेमोलाइसिस से ही होता है, जब ब्लड का हेमोलाइसिस होता है तो उसमें आयरन बढ़ जाता है, ठीक, और बिलीरुबिन बढ़ जाता है। आयरन तो हमारा बॉडी यूज कर लेता है और बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जिससे जॉन्डिस होता है। इसका मैनेजमेंट है स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कोई भी हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, सबसे पहला मैनेजमेंट स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होता है। उसके बाद NS 0.9% देते हैं, ठीक, ताकि उसका पेशेंट का जो वेन है वो ओपन हो जाए और डाइल्यूट हो जाए, जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वो डाइल्यूट हो जाए। और जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये देखिए, जब हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो वह जो कैनुला लगा हुआ रहता है उसमें एक साइड से तो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, एक IV सेट से, एक IV सेट से NS हमेशा अटैच करके रखते हैं, एक साइड से NS हमेशा अटैच करके रखते हैं, ताकि कॉम्प्लिकेशन कोई भी इमरजेंसी में तुरंत हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे और NS को स्टार्ट कर देंगे, जिसे वाइट टाइपिंग कहते हैं, वाइट ट्यूबिंग कहते हैं, जिसे वाइट ट्यूबिंग कहते हैं। उसके बाद जब रिएक्शन देखने को मिलेगा तो IV कैनुला रिमूव कर देंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे और एडवाइस इंजेक्शन एविल प्लस डेक्सोना, जो कि एंटी एलर्जिक भी है, ठीक है, और डेक्सोना जो है स्टेरॉयड भी है। डेक्सोना स्टेरॉयड में आता है, जो कि हमारे इम्यून को सप्रेस करेगा और उसे हमारा जो बॉडी रिएक्शन कर रहा था उसे डिक्रीज करेगा। और यूरिन कल्चर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंड टू ब्लड बैंक, जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट था उसे ब्लड बैंक में भेज करके उसका सारा प्रोसीजर करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सीरम आयरन लेवल चेक करेंगे, सीरम आयरन लेवल 70 से 170 mg/dl नॉर्मल होता है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक करवाएंगे, 250 से 450 mg/dl नॉर्मल होता है। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर और प्रैक्टिकल जो हम स्टाफ नर्स करते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके प्रोसीजर को पूरी तरह से जानेंगे, सेप्टिक प्रिकॉशन जानेंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन जो फॉलो किया जाता है वो जानेंगे। इसका जो मेन प्रोसीजर होता है तो आप जानिए, शुरू से जानिए एकदम। IV कैनुला शुड बी गौज 18 कलर ग्रीन, मतलब कैनुला जो है 18 गौज का ही होना चाहिए, 16 हो जाए, अगर इमरजेंसी में अगर नहीं है तो 20 गौज का जो पिंक कलर का कैनुला होता है वो यूज कर सकते हैं, टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। डू नॉट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ब्लड बैग इन माइक्रोवेव, जो ब्लड बैंक से जब हम ब्लड को लाते हैं तो उसका माइक्रोवेव में टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो RBC है, क्योंकि माइक्रोवेव एक गर्म मशीन होता है जिसमें कि गर्म किया जाता है, अगर ऐसा ज़्यादा कहीं हो जाए तो वह RBC टूटने का डर रहता है। और जो ठंडा, क्योंकि जब ब्लड बैंक से ब्लड आता है तो वो ज़्यादा ठंडा चिल रहता है, तो चिल भी नहीं देंगे ताकि उसमें हाइपोथर्मिया देखने को मिल जाएगा। अगर चिल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, इसलिए उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ला करके उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर पेशेंट में हाइपोथर्मिया और चिल पहले से देखने को मिल रहा है तब ब्लड को थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट का मतलब थोड़ा सा वार्म करेंगे, 37 डिग्री 36 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं कर, 37 से तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, 37 करना है माइक्रोवेव में डाल करके, उसके बाद उसे ट्रांसफ्यूज करेंगे, जिससे हाइपोथर्मिया ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है। लार्जर वेन शुड बी प्रीफर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लार्जर वेन जरूरी है, चाहे कोई भी रेडियल वेन हो जाए या फिर ये सब जो बड़ा वेन है लार्जर वेन यूज़ करेंगे। बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड टू पेशेंट नर्स शुड क्रॉस चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड बैग विथ डॉक्टर। ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें ब्लड ग्रुपिंग चेक करना है, ब्लड बैग पे जो लिखा हुआ है वो चेक करना है, और ब्लड बैग पे जो लिखा हुआ है वो चेक करना है, और पेशेंट का भी ब्लड ग्रुपिंग फिर से चेक करना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम ब्लड का जो होता है वायरल मार्कर के लिए हम एक सैंपल लैब में भेज देते हैं, ताकि कोई हमें पहले से पता चल जाए। वहाँ लैब में चेक करके रखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रीचेक जरूर करेंगे, इसलिए वायरल मार्कर का भी एक सैंपल हम लैब में भेज देंगे। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। नर्स शुड ऑल्सो चेक एक्सपायरी डेट एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड बैग। एक्सपायरी डेट चेक करना है और वॉल्यूम ऑफ ब्लड बैग चेक करना है। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ बैग नर्स शुड इन्फॉर्म द ब्लड बैग एंड रिटर्न ब्लड। अगर बैग में कोई भी लीकेज है और कोई भी हमें लग रहा है कि यह ब्लड अच्छा नहीं है, ठीक है, लीकेज देखने को मिल रहा है, ब्लड पहले से 2-4 बूंद बाहर में है, बैग के बाहर है, तो उसे ब्लड बैंक को रिटर्न कर देंगे और इन्फॉर्म कर देंगे। इमीडिएटली भेज देना है, वेट नहीं करना है, ठीक। नर्स शुड स्टार्ट ब्लड विथ IV कैनुला। 18 गज से स्टार्ट करना है, 18 गज का कैनुला यूज करना है। नर्स शुड यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट फॉर BT बिकॉज BT सेट हैविंग डबल चैम्बर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए BT सेट आता है जिसमें कि डबल चैम्बर होता है। एक जो IV सेट आता है उसमें सिंगल चैम्बर रहता है, ठीक ना, और फिल्टर नहीं रहता है उसमें, ठीक ना। इसमें डबल चैम्बर रहता है और फिल्टर रहता है, इसलिए BT सेट ही यूज़ करना है, IV सेट नहीं यूज़ करना है। BT सेट अलग आता है जिसमें डबल चैम्बर और फिल्टर रहता है। नर्स शुड स्टार्ट ब्लड स्लोली इनिशियली 15 मिनट। शुरू में 15 मिनट ब्लड जो है स्लोली स्टार्ट करना है, ताकि हमें कोई इमीडिएट रिएक्शन अगर हो तो वो हम कंट्रोल कर सके, इसलिए शुरू में स्लो ट्रांसफ्यूज करना है। 15 मिनट शुरू में स्लोली ट्रांसफ्यूज करना है। नर्स शुड चेक वाइटल साइन बिफोर स्टार्टिंग ब्लड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले वाइटल साइन पूरा चेक कर लेना है, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, BP, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट ऑफ BT नर्स शुड इंक्रीज रेट ऑफ BT। 15 मिनट जब हम ट्रांसफ्यूज जब स्लो कर लिए, जब हम देख लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे से कम में उसे ट्रांसफ्यूज नहीं करना है और 6 घंटे से ज़्यादा में ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। ड्यूरिंग और बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स शुड फॉलो एसेप्टिक प्रिकॉशन। ड्यूरिंग मतलब और बिफोर मतलब ट्रांसफ्यूजन से पहले जो हम कैनुला लगा रहे हैं और ब्लड को IV सेट यूज कर रहे हैं, सारा एकदम एसेप्टिक प्रिकॉशन को फॉलो करना है। पहले भी उस समय भी अगर हम वाइटल्स चेक कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी वाइटल्स चेक कर रहे हैं, तो पूरा प्रिकॉशन फॉलो करना है। और बाद में भी जब हम पूरा ब्लड बैग को रिमूव करेंगे, कैनुला को रिमूव करेंगे, तो हमें पूरा प्रिकॉशन फॉलो करना है, एसेप्टिक प्रिकॉशन, जिससे कि उसमें सेप्टिसिमिया देखने को नहीं मिले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट शुड बी डिस्कार्डेड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 3 से 4 चीज़ होता है। ब्लड बैग होता है, IV सेट होता है, कैनुला होता है। ये सब हम कहाँ डिस्कार्ड करेंगे? BT सेट जो कि IV सेट की तरह होता है, BT सेट डिस्कार्डेड इन रेड बैग में जाता है, क्योंकि इसे हम रीयूजेबल कर सकते हैं, फिर से स्टेराइल करके रीयूज होता है, इसलिए रेड बैग में जाता है। ब्लड बैग जो कि डिस्कार्डेड इन येलो बैग, ठीक है, येलो बैग में ये जाएगा क्योंकि यह रीयूज नहीं होता है, यह इसमें इसे जलाया जाता है येलो बैग में, ठीक है। और नीडल जो कैनुला था, वह अगर कैनुला है सिर्फ तो ये जाएगा ब्लड बैग में, येलो बैग में। अगर नीडल है तो डिस्कार्डेड इन शार्प कंटिन्यूड व्हाइट में हमारा जितने भी शार्प मटेरियल हो जाता है, स्काल्पल हो जाता है, ब्लेड हो जाता है, ठीक है, और नीडल हो जाता है, यह सब हमारा व्हाइट में जाता है। अब लास्ट में ब्लड डोनर क्राइटेरिया। ब्लड जब हम डोनेट करते हैं तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना चाहिए, हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आप नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप में खुद तब फिर
एनीमिया होने का चांस रहेगा। अगर 12.5 ग्राम से कम है आप में, अगर आप ट्रांसफ्यूज कर दिए 1 यूनिट तो 1 ग्राम में हीमोग्लोबिन तो आपका कम हो जाएगा, 12.5 से 11.5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आप में भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसलिए वो नहीं कर सकता है। और 12.5 से ऊपर रहना चाहिए या 12.5 रहना चाहिए। वेट 45 kg से ज़्यादा रहना चाहिए। एज 15 से 45 रहना चाहिए। 60 मैक्सिमम होना चाहिए। पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज़, उसे डिजीज़ कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए जो कि कम्युनिकेबल हो, ट्रांसफरेबल डिजीज़ हो, ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ हो वो नहीं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। जिसमें कि सिफिलिस भी आएगा, एड्स तो HIV का ही पीक फेज है एड्स। नो रिसीविंग ब्लड बाय ब्लड बैंक, ये पहले ही चेक कर लिया जाता है, उसके बाद ब्लड बैंक द्वारा ब्लड लिया जाता है। टेटू पर्सन कैन नॉट गिव ब्लड फॉर डोनेशन, 1 साल के बाद वह दे सकता है, 1 साल तक वह नहीं दे सकता है, क्योंकि टेटू बनाने में नीडल का यूज होता है, वह प्रिक होता है, इसलिए उसमें कंटामिनेटेड होने का चांस रहता है, इसलिए वह नहीं दे सकता है। मलेरिया का पेशेंट 5 साल के बाद डोनेट कर सकता है, ठीक। इंसुलिन थेरेपी और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग मिस, अगर डायबिटीज़ है तो इंसुलिन थेरेपी रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे रहेगा तो नहीं देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। मिलिग्नेंसी, अगर उसे कैंसर हो, ट्यूमर हो तो नहीं ट्रांसफ्यूज करना है। एवरी 3 मंथ्स पर्सन कैन डोनेट ब्लड, हमेशा 3 मंथ पे अगर हम पूरा हेल्दी पर्सन है, सारे जो ब्लड डोनेट करने का जो क्राइटेरिया है वो हम पूरा कर रहे हैं, तो 3 मंथ के इंटरवल पे हम लोग बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1 यूनिट 1.5 यूनिट जो भी हो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा, आप लोग से अच्छा सपोर्ट मिलने की आशा है। आप लोग देखिए, समझिए और आगे ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक को लेकर के आया करेंगे। आज हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ा और अच्छे से समझे भी हैं, और आगे भी आशा करेंगे इसी तरह से हर एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने आएंगे, और आपसे भी आशा करते हैं कि खुद से भी पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।